गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मॉड्यूल डी जो हमारा है बीएफएम में सॉरी डी, इसका यूनिट 29 इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इसमें जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। स्ट्रक्चर इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। इसेंशियल इंटरेस्ट रेट रिस्क, सोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, इफेक्ट और उसका मेजरमेंट। इंटरेस्ट रेट रिस्क मेजरमेंट टेक्निक्स, कंट्रोलिंग रेट रिस्क और कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। साउंड इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, आरबीआई ड्राइव गाइडलाइंस ऑन इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंकिंग बुक्स। और बाकी लास्ट में जो समअप्स होते हैं वो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यही है ऑब्जेक्टिव जो है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी देखना है। फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी एंड रिस्क इन्वॉल्व इन एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। जो हम एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करते हैं ना एलएम, उसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व है, जैसे इसेंशियल ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, सोर्सेज, इफेक्ट, मेजरमेंट, उसकी स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, कंट्रोल कैसे होगा, साउंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस। अब यहाँ एक इंट्रोडक्शन है। टिल 1970 the regulatory restriction on the bank greatly reduced many of the risk in the financial system। ठीक है, 1970 तक जो है जो रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस था बैंकों पे, उसने क्या किया था, मेनी रिस्क, बहुत सारे रिस्क को कम कर दिया था। द डिपॉजिट वर टेकन एट मैंडेटरी रेट्स एंड लोन्ड आउट एट लीगली एस्टैब्लिश्ड रेट। पहले क्या था, फ्री रेट नहीं होती थी ना, पहले पहले फ्री रेट नहीं होती थी। ठीक है, जो है ना मैंडेटरी रेट्स होती थी, उसके बेसिस पर आप डिपॉजिट ले सकते थे या लेंड कर सकते थे। इन शॉर्ट टर्म therefore remain unaffected by the by market pressures। The phrase is 363, एक फ्रेज था ये 363। मतलब क्या था, जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है 3% पे लो, 6% पे दो, एंड बी होम एट 3 PM, मतलब 3 बजे लौट आओ। तो ये एक फ्रेज चलता था, बिकम ए कॉमन रेफरेंस अबाउट द बैंक। In 15 and 16, bank consider only the credit and liquidity risk as a major constant on profitability। Deregulation of banking system in 90, deregulation हुआ बैंकिंग का। However, got many bankers unprepared to manage interest rate risk। Many bank failure in the world during the 70, 80, 90s were triggered out of poorly managed interest rate risk। अब ये कहता है, however today insulating interest spread against the frequent interest rate changes has become a major strategic objective of the bank। Essential of interest rate risk। अब essential क्या है, interest rate risk is the exposure of a bank financial condition to adverse movement in the interest rate। Accepting the risk is a normal part of the banking and can be important source of the profitability। जब आप रिस्क लेंगे तभी तो प्रॉफिट लेंगे ना, प्रॉफिट आपको आएगी। एंड शेयर होल्डर वैल्यू, और आपकी शेयर होल्डर वैल्यू भी बढ़ेगी। हाउएवर एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट रिस्क कैन पोज ए सिग्निफिकेंट थ्रेट। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क जरूरत से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एक थ्रेट बनेगा जो बैंक अर्निंग्स एंड कैपिटल बेस, किस पे, बैंक की कमाई पे और उसकी कैपिटल बेस पे। चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट affect a bank earning by changing its net interest income and the level of other interest sensitive income and operating expenses। Changes in the interest rate also affect an underlying value of the bank assets, liabilities and off balance sheet instruments, because the present value of future cash flows change when interest rate change, the market value of asset liability is conceptually equal to the present value। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, therefore the rising interest rate increase the discount rate। अगर इंटरेस्ट रेट राइज कर रहा है तो इंक्रीज इन द डिस्काउंट रेट ऑन दोज कैश फ्लोज एंड डिक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी का डिक्रीज करेगा। ठीक,
कन्वर्सली फैलिंग इंटरेस्ट रेट, जैसे यहाँ राइजिंग था, इसने क्या किया, इंक्रीज किया डिस्काउंट रेट को इस पे और डिक्रीज किया मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी। इसी तरह है फॉल कर रहा है इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज द मार्केट वैल्यू, ठीक है, on asset liability. Moreover, mismatch maturity by holding longer term assets than liability means that when interest rate rise, the market value of the asset falls by the greater than liability. ठीक है। अब यहाँ देखिए, interest rate risk refers to the volatility in net interest income. Interest rate risk क्या है? नेट इंटरेस्ट इनकम में क्या वॉलेटिलिटी है उसको रेफर करता है, और इन वेरिएशन इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन निम में एनआईआई और एनआईएम, ठीक है। एनआईआई डिवाइडेड बाई अर्निंग एसेट्स ड्यू टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइजेस फ्रॉम द होल्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी विद डिफरेंट प्रिंसिपल अमाउंट, मैच्योरिटी डेट्स और प्राइसिंग डेट्स, ऑल ओवर रेट्स, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क कब अराइज होता है कि जो आपकी जो है ना मैच्योरिटी वैल्यू है ना डिफरेंट प्रिंसिपल्स की, वो चेंज होता हो, रिप्राइसिंग होती हो, तब ये इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज होते हैं। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मिसमैच और गैप रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होता है दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, मिसमैच और गैप रिस्क। बेसिस रिस्क, नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, यील्ड कर्व रिस्क, प्राइस रिस्क, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क is broadly classified into mismatch or gap risk, basis risk, net interest position risk, embedded option risk, yield curve risk, price risk and investment risk. अब ये क्या है, ये रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल बी में होगा। बी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं करी फ्रेंड्स, मॉड्यूल बी जब हम करें शुरू करेंगे फिर उसको स्टार्ट करें। टू रिकैपिचुलेट आवर मेमोरी वंस अगेन दीज रिस्क आर ब्रीफली डिस्कस्ड बिलो। गैप रिस्क किसे बोलते हैं? गैप और मिसमैच। गैप मतलब किसी के बीच का जो मिसमैच होता है इसको गैप रिस्क बोलते हैं। कहता है फ्रॉम होल्डिंग एसेट एंड लायबिलिटी विद डिफरेंट प्रिंसिपल अमाउंट, मैच्योरिटी डेट्स और रिप्रेजेंटिंग डेट्स, thereby creating exposure to changes in a level of interest rate, ठीक है। तो गैप और मिसमैच रिस्क कब आता है? arises from holding asset liability with different principal amounts, मैच्योरिटी डेट्स, डिफरेंट मैच्योरिटी डेट्स पे होगा, डिफरेंट रिप्राइसिंग डेट्स पे होगा, thereby creating exposure to changes in the level of interest rate। तो ये गैप रिस्क होगा। The gap is the difference between the amount of assets and liability on which the interest rate are reset during the given period, ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों के बीच का जो गैप होगा ना, जिस दिन आपकी रिप्राइसिंग डेट चेंज होगी या इंटरेस्ट रेट का रीसेट डेट होगा, तो वो गैप रिस्क, गैप बोलते हैं। In other words, when asset and liability fall due on repricing in a different period, they can create a mismatch such as mismatch or gap risk, will lead to gain or loss depending upon the how interest rate rising in market trend move, ठीक है। और जैसे यहाँ दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा जैसे मिसमैच कैसे हो रहा है। 100 करोड़ ए बैंक होल्ड 100 करोड़ लायबिलिटी एट 9%, 9% पे है कोई लायबिलिटी उसके पास। लायबिलिटी क्या है, हमारा डिपॉजिट पोर्शन है। 1 ईयर मैच्योरिटी ऑफ फंड एसेट, हमने कहीं लोन दिया 100 करोड़ एट 10%, ठीक है। फिर 2 ईयर मैच्योरिटी, 2 साल के लिए हमने दिया, ठीक है। ये 1 ईयर मैच्योरिटी का है, ये 2 ईयर्स की मैच्योरिटी। ओवर फर्स्ट ईयर बैंक इज गेटिंग प्रॉफिट 1%, ठीक है, चूंकि 1 साल तो आपके पास था, अमाउंटिंग टू 1 करोड़। हाउएवर इट्स प्रॉफिट फॉर सेकंड ईयर आर नॉट सर्टेन, क्यों? क्योंकि आदमी हो सकता है ये रिन्यूअल ना कराए या इसको विड्रॉ कर ले, तो क्या होगा, सर्टेन नहीं। If interest rate remain unchanged, the profit will continue to be the same. However, since the liability are one year and need to be roll over for second year, bank is exposed to interest rate risk, ठीक है। This is the second margin example 2, ये example 1 था, example 2 है। यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट उसने दिया, consider a bank has investment proceeds of 91 days, 8% deposit in 91 days T-bill में उसने डाला, earning 10% and maturing on the same date. In the case, the bank will have no asset and liability mismatch or gap, hence there would be no interest rate risk. If the interest rate risk rises by
100 basis point during 91 days term of the deposit will be renewed at 9%. ठीक है, thus 200 basis point NII will be reserved. अब नेक्स्ट जो आता है हमारा बेसिस रिस्क। एक तो गैप रिस्क हो गया, एसेट लायबिलिटी में जो डिफरेंस आया उसका बीच का जो है वो गैप हो गया। बेसिस किसे कहते हैं? बेसिस मतलब क्या? इंटरेस्ट रेट का चेंजेज का, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। In a perfectly matched gap position, there is no time difference between the repricing dates. That is, the magnitude of change in deposit rate would be exactly matched by the magnitude of change in the loan rate. However, interest rate of the two different instruments will seldom change by the same degree during the same period of time. The risk that interest rate of different assets, देखिए यहाँ पे, and the liabilities may change in a different magnitude is called basis. वैसा रिस्क जिसमें इंटरेस्ट रेट ऑन डिफरेंट एसेट्स पे एंड लायबिलिटी पे में चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड से चेंज होता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिस रिस्क बोलते हैं। जिसे यहाँ पे दिया है गैप स्टेटमेंट, यहाँ पे देखिए कॉल मनी 50 का है, कैश क्रेडिट 40, टोटल 90 हुए, यहाँ सेविंग 50 के हैं, तो यहाँ पे क्या है? ये 10 की गैप हो गई, क्योंकि आपके पास 100 रुपये की है ना। अब डिफरेंट अमाउंट में चेंज हो रहा है, यहाँ 50 का 50 चेंज हो रहा है, ठीक है, 50 का 40 हो रहा है, यहाँ 100 हो गया, 90 10। तो ये क्या हो गया? डिफरेंट मैग्नीट्यूड में जब चेंज, इसे गैप रिस्क बोलते हैं। The bank as of now have negative gap of rupees 10 crore. In the case of interest rate falls by 1%, then as per the traditional gap method, assuming rates on the asset liability change by 1% minus parallel shift, the NII of the bank improved by 8%. 1% का चेंजेज होगा तो क्या होगा? नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक का 1% चेंज हो जाएगा। Instead of falling in the same magnitude, assume that the rates on the commodity lending falls by the 1%, the rate on cash credit falls by 0.07%. The undernoted calculation indicate that the bank NII would deteriorate rather than the improving in terms of the assumption of the gap management. अब देखिए यहाँ पे कॉल मनी है, ये फॉल इन रेट है 1%, तो फॉल इन अमाउंट कितना होगा? 50%। कैश क्रेडिट 28, माइनस में है 78। इस तरह से ये गैप रिस्क। नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क किसे कहते हैं? बैंक नेट इंटरेस्ट पोजीशन ऑल्सो एक्सपोजेज द बैंक टू एन एडिशनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो क्या कहता है? द बैंक नेट इंटरेस्ट पोजीशन ऑल्सो एक्सपोजेज द बैंक टू एन एडिशनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इफ द बैंक हैज मोर एसेट्स, अगर बैंक के पास मोर एसेट्स है ऑन विच इंटरेस्ट अर्न्स इंटरेस्ट देन द लायबिलिटी, इंटरेस्ट ज़्यादा पा रहा है लायबिलिटी से, ऑन विच इट्स पेज इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइजेज व्हेन इंटरेस्ट रेट अर्न ऑन द एसेट चेंजेज while the cost of funding of liability remains same। मान लीजिए कि ठीक है ना, एसेट्स तो क्या है? एसेट्स में आपकी जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ROI, जैसे अभी के डेट में क्या है, 3 महीने पर चेंज होती है, ठीक है ना, रेपो के हिसाब से डिसाइड होती है। अगर मान लीजिए किसी ने, ये तो 3 महीने पर आपकी रिवाइज हो रही है, आपने किसी को लोन दिया, ठीक है, क्वार्टरली रिप्राइसिंग है। अगर आपने कोई डिपॉजिट लिया वो 1 ईयर का रिप्राइसिंग है, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में? ये क्या हो जाएगा? नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क आएगा हमारा। Thus the bank with positive net interest position will experience a reduction in NII, ठीक है। पॉजिटिव नेट इंटरेस्ट पोजीशन होगा तो क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा नेट इंटरेस्ट इनकम में, एज इंटरेस्ट रेट डिक्लाइंस एंड एक्सपेंशन इज NII एज इंटरेस्ट रेट राइजेस। एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। एम्बेडेड किसे कहते हैं? प्रीपेमेंट ऑफ लोन्स। सीधा सा ध्यान रखिए, अगर कोई लोन जो है ना समय से पहले प्रीपे हो गया, तो वो किसे, या प्रीमेच्योर डिपॉजिट ऑफ विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट्स, तो क्या है? ये हमारा एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा यील्ड कर्व रिस्क है, ठीक है। तो यील्ड कर्व किसे बोलते हैं? एंड यील्ड कर्व रिस्क, yield curve is a line on graph plotting the yield of all maturities on a particular instrument, ठीक है ना। अब जैसे ये yield curve ग्राफ जो बना दिया, इसे all maturities के उनकी क्या है ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। इसमें क्या है? yield curve
changes its slopes and shapes from time to time depending upon the repricing and various other factors. And economy, तो यहाँ पे कहता है as the economy moves through the business cycle, the yield curve changes rather frequently. At the intervention of the Reserve Bank of India, the yield curve can be twisted to the desired direction by the government stocks or different maturities. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए to illustrate how the change of the shape of yield curve affect the NII. Let assume कोई कहता है XYZ बैंक है, use 3 years floating rate of interest, floating rate fixed deposit for a 3 years on floating rate loans, ठीक है, and loans are repriced at quarterly होता है ना, जैसे रेपो चेंज होती है. If the bank pays 100 basis point above the 1250 91 day T-bills, that is 13.5 to fixed deposit, and the charge is 300 basis points on which 364 days T-bills rate of 13%, that is 16% on loan. The NII of 250 points is produced. यहाँ क्या 250 points का आपको NII मिल गया. अब नेक्स्ट जो होता है प्राइस रिस्क. प्राइस रिस्क कैसे कहते हैं? प्राइस रिस्क अकर्स व्हेन एसेट्स आर सोल्ड बिफोर इट्स मैच्योरिटी. अगर कोई एसेट्स है आपने बिफोर मैच्योरिटी डेट से पहले सोल्ड कर दिया तो उसे हम प्राइस रिस्क कहते हैं. इन द फाइनेंशियल मार्केट, बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड आर इनवर्सली रिलेटेड. फॉर एग्जांपल, द प्राइस ऑफ a 10 year 14% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक विल रिसीव ओनली लोअर प्राइस देन द ओरिजिनली पेड. ठीक है ना. व्हेन कूपन और स्टॉक सिमिलरली मैच्योरिटी has gone up to 15% in the market. The price risk is closely associated with the trading book, which is created for the making profit. ठीक है. प्राइस रिस्क किसे बोलते हैं कि कोई भी अगर आपका एसेट्स है ना, एसेट्स, ठीक है, अगर आपने इसको सोल्ड कर दिया बिफोर मैच्योरिटी. Reinvestment risk. Uncertainty with regard to interest rate at which the future cash flow can be reinvestment is called reinvestment risk. Reinvestment risk किसे कहता है? कोई भी uncertainty है with regard to interest rate at which the future cash flow can be reinvestment is called reinvestment risk. अब जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, कहता है सपोज XYZ बैंक है, इसके पास 0 कूपन डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 and it promised to double the amount within 7 years and uses the fund in a 7-year bond at annual 12%. क्या है? उसने कहा कि 7 साल में हम आपके 10,000 रुपीज को ट्वाइस कर देंगे. ठीक है. उसने कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया? 7 ईयर के बॉन्ड पे 12%. ठीक है. अब यहाँ देखिए तो ये रीइन्वेस्टमेंट रिस्क हो गया इसमें. In case of interest fall by 10% after 1 year, the bank would reinvest the coupon cash flow only at 10% against the anticipation of the reinvestment. हमारी ठीक है, अगर 1 साल के बाद इंटरेस्ट जो है ना 10% फॉल हो गया, बैंक को क्या करना पड़ेगा? फिर वो जो उसका एंटिसिपेशन था उसमें तो लॉस हो गया जो 12% का था. ड्यू टू दिस इन्वेस्टमेंट रिस्क, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, द बैंक विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू पे द इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट मैच्योरिटी. The bond pricing formula assumes that the all coupon payments are reinvested at the bond yield to maturity. ठीक है. बॉन्ड प्राइसिंग के लिए क्या YTM हम लोग निकालते हैं. यहाँ पे चीज लिखा है दस प्राइस रिस्क एंड रीइन्वेस्टमेंट रिस्क पार्शली ऑफसेट वन अनदर. ठीक है ना. प्राइस रिस्क और रीइन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है? पार्शली एक दूसरे को सेटअप करते हैं. अब इंटरेस्ट रेट रिस्क के इफेक्ट क्या है? तो जब इंटरेस्ट रेट रिस्क होएगा, एज ए डिस्कशन अबव सजेस्टेड, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट रिस्क can have adverse effect both on the bank earning and the economic value. This has given rise to the two separate but complementary perspective and assessing the bank interest rate exposure. That is earning perspective. सबसे पहले earning नुकसान होगा, economic perspective embedded losses. ठीक. Earning perspective क्या हो सकता है? In earning perspective, the focus on analyzing is the
impact of the changes in interest rate on accrual और reported earnings. ठीक है, अर्निंग प्रॉपर्टी में क्या है, फोकस ऑन एनालिसिस इज द इम्पैक्ट ऑन चेंजेस ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन accrual और reported earnings. This is the traditional approach to interest rate risk assessment taken by many banks. Variation in earnings is an important local focal point for interest rate analysis because reduced earning or outright losses can be threatened to the financial stability of an institution by undermining its capital adequacy and by reducing market confidence. यहाँ पे कहता है इन दिस रिगार्ड द कंपोनेंट ऑफ अर्निंग दैट हैज ट्रेडिशनली रिसीव्ड मैक्सिमम अटेंशन इज नेट इंटरेस्ट इनकम. ठीक है, पहले सबसे ज्यादा इस पर ध्यान जाता था, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द टोटल इंटरेस्ट इनकम एंड टोटल interest expenses. This focus reflects both the importance of net interest income in the bank overall of earnings and its direct and easily understood link to changes in the interest rates. दूसरा है इकोनॉमिक वैल्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखिएगा, वेरिएशन इन मार्केट इंटरेस्ट रेट कैन आल्सो अफेक्ट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द बैंक एसेट्स. अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट अगर चेंज होता है, वेरिएशन होता है, तो क्या होगा, एसेट्स की वैल्यू का भी इफेक्ट करेगा. एसेट लायबिलिटी एंड ऑफ बैलेंस शीट एज पोजीशंस. The sensitivity of the bank economic value of fluctuation in a interest rate risk is a particularly important consideration of the shareholders, management and supervisors. ठीक है, since the economic value perspective consider the potential impact of the interest rate changes on the present value of the future cash flows. ठीक है, it provide more comprehensive view of potential long term effect on the changes of interest rate than is offered by the earning perspectives. ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं. दूसरा है एम्बेडेड लॉस. एम्बेडेड लॉस हुई, ठीक है, पहला क्या था, फिर से एक बार पीछे चलते हैं. पहला क्या था, अर्निंग प्रोस्पेक्टिव था, इंटरेस्ट रेट वेरिएशन, इंटरेस्ट रेट रिस्क का. दूसरा क्या था, इकोनॉमिक वैल्यू पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से था. और एम्बेडेड लॉस के हिसाब से भी देखना था. अर्निंग एंड इकोनॉमिक वैल्यू पर्सपेक्टिव्स डिस्कस thus for focus how future changes in interest rate may affect a bank financial performance. ठीक है, अब ये कहता है कि आप देखिए फ्यूचर चेंजेज अगर कोई है इंटरेस्ट रेट पे, क्या बैंक की फिनेंशियल परफॉर्मेंस पे चेक करेगा ना, अफेक्ट करेगा. व्हेन इवैल्यूएटिंग द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क इट इज विलिंग and able to assume a bank should also consider the important impact that past interest rate may have on future performance. ठीक है, it is willing and able to assume a bank should consider the impact that past interest rate may have on future performance. For example, a long-term fixed rate loan entered into when interest rate were low and refundable more. चलिए embedded वाली यहाँ पे देख लिया मैंने. The earning and economic value perspective discussed thus for focus on how future changes of interest rate may affect the bank financial performance. ये तो पता चला गया. When evaluating the level of interest rate risk, it is willing and able to assume a bank should also consider the impact that past interest rate may have future performance. ठीक, अब मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ कहता है मेजरमेंट सिस्टम शुड बी. यहाँ एक चीज देखिए, बिफोर रिस्क कैन बी मैनेज्ड इट मस्ट बी आइडेंटिफाइड. सबसे पहले क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए, क्वांटिफाइड होना चाहिए. Unless the quantum of risk inherent in a bank balance sheet is measured, it is impossible to measure the degree of risk. सबसे पहले क्या, क्वांटम आप जब तक आप पता नहीं कर पाते ना, तब तक आप उसको मेजर नहीं कर सकते.
which the bank is exposed. It is also equally impossible to develop effective risk management strategy techniques without being able to understand the correct risk position of the। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमको, आइडेंटिफाई, ठीक है। उसके बाद क्वांटिफाई करना, तब जाके क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ रिस्क बना सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ रिस्क के लिए क्या है, दो है, तीन है। एसेस ऑल द मटेरियल इंटरेस्ट रेट रिस्क एसोसिएटेड विद द बैंक एसेट्स। बैंक एसेट्स के साथ जो भी इंटरेस्ट रेट रिस्क है एसोसिएटेड है उसको आप मेजर करिए, एसेस कीजिए, लायबिलिटीज एंड ऑब्वियस पोजीशंस और बैलेंस शीट। यूटिलाइज जनरली एक्सेप्टेड फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स हैव वेल डॉक्यूमेंटेड assumption एंड पार्टिकुलर्स। ये तीन चीज का आपको इस्तेमाल रखना होगा तब जाके। इंटरेस्ट रेट रिस्क मेजरमेंट टेक्निक्स। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क के जो मेजरमेंट के कौन कौन से टेक्निक्स हैं, बैंक यूज वेरियस टेक्निक्स टू मेजर द exposure of earnings and economic value in value to change in interest rate, ठीक है। The simplest method are intended primarily to capture the risk arising from the maturity and repricing mismatches, while the more sophisticated method can be easily capture the full range of risk exposure। अब यहाँ पर देखिए रिप्राइसिंग शेड्यूल्स, ये हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क मेजरमेंट टेक्निक्स में क्या क्या आएगा। सबसे जो कहा सिंपलेस्ट मेथड जो है वो क्या है, इंटेंडेड प्राइमरी टू कैप्चर द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द मैच्योरिटी एंड मैच्योरिटी से जो अराइज हो रही है एंड रिप्राइसिंग मिसमैच से। तो रिप्राइसिंग शेड्यूल क्या है, द सिंपलेस्ट टेक्निक्स फॉर मेजरिंग बैंक इंटरेस्ट रेट रिस्क एक्सपोजर बिगन विद द मैच्योरिटी रिप्राइसिंग, ठीक है, शेड्यूल that distribute interest rate risk sensitive assets, liabilities and obvious position into a certain number of predefined times when buckets according to their maturities और टाइम रिमेनिंग टिल द नेक्स्ट रिप्राइसिंग, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक्स है। दूसरा हो गया गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस क्या है, सिंपल मैच्योरिटी रिप्राइसिंग शेड्यूल्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट indicator of the interest rate risk sensitivity of both earnings and economic value of changes in interest rates. When this approach is used to assess the interest rate risk of the current earning, it is typically referred to as a gap analysis, ठीक है। Gap analysis was one of the first method to develop to measure the bank interest rate risk exposure। सबसे पहले क्या था, गैप एनालिसिस सबसे पहला था जो यूज किया गया या डेवलप किया गया किसके लिए, to measure a bank interest rate risk exposure and continues to be widely used by the bank। और ये हमेशा जो है ना बैंकों के द्वारा यूज किया जा रहा है, कंटिन्यू। अब कहता टू इवेल्युएट अर्निंग एक्सपोजर इंटरेस्ट रेट sensitive liability is each gap for time period band। यहाँ कहता है to evaluate earning exposure interest rate sensitive liabilities in each time band are subtracted from the corresponding interest rate sensitive assets। क्या करना है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लाइबिलिटी जो है ना, इंटरेस्ट रेट लाइबिलिटीज को इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट से इसमें डिडक्ट सब्सट्रैक्ट करना है to produce a repressing gap for the time band। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, a negative or liability sensitive gap occurs when liability exceeds assets, ठीक है ना। नेगेटिव और लाइबिलिटी सेंसिटिव गैप कब आता है, when liability exceeds assets, ठीक है। लाइबिलिटी एसेट से ज्यादा हो जाती है तो वो नेगेटिव गैप आता है, including obvious position in a given time band। This means that an increase in market interest rate could cause a decline in interest income। अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो हमारा इनकम क्या होगा, डिक्लाइन होगा। Conversely, a positive or assets sensitive gap occurs when asset exceeds liability। एसेट जब लाइबिलिटी से ज्यादा होगी तो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव और एसेट सेंसिटिव गैप आएगा, और ये क्या होगा, लाइबिलिटी सेंसिटिव गैप आएगा। लाइबिलिटी ग्रेटर देन जब एसेट्स होगा, ठीक है।
Although the gap analysis is very commonly used to approach to assessing interest rate exposure, it has a number of shortcomings. अब इतनी चीज़ तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कुछ कमियां भी हो सकती हैं. पहला, फर्स्ट गैप एनालिसिस डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पोजीशंस विद इन द टाइम बैंड. ठीक है, ये क्या करता है, गैप एनालिसिस जो है ना, वो वेरिएशन जो है होता है डिफरेंट पोजीशंस में, डिफरेंट टाइम बैंड्स में, उसको टेकन नहीं करता है. इन पार्टिकुलर और पोजीशन विद इन द गिवन टाइम बैंड आर assumed to mature on reprice simultaneously. Simplification that is likely to have greater impact on the precision of the estimated and degree of aggregation. ठीक है. सेकंड कहता है मोर ओवर गैप एनालिसिस इग्नोर्स डिफरेंसेज इन स्प्रेड्स. गैप एनालिसिस क्या करता है, इग्नोर करता है डिफरेंस इन स्प्रेड्स. स्प्रेड्स किसके बीच में, इंटरेस्ट रेट दैट कुड अराइज at the level of market interest rate changes. In addition, it does not take into account any changes in timing to the payment that might occur as a result of changes. Okay, next, जो for these reasons, gap analysis provide only a rough approximation. Gap analysis क्या करता है, rough approximation देता है of the actual changes in a net interest income, which would result for the chosen change in pattern interest rate. Finally, most gap analysis fail to capture the variability in non-interest revenue and expenses, a potentially important source of the risk to current. अब एक आता है ड्यूरेशन. ड्यूरेशन क्या है, maturity repricing schedule can be used to evaluate the effect of change in interest rate on a bank economic value by applying sensitivity weight to each time band. Typically, such weight are based on the estimates. इसके ऊपर estimates के ऊपर basis होता है of the duration of the assets and liability that fall into the each time band. ठीक है, duration या more particularly इसको हम क्या बोलते हैं, modified duration. ठीक है, modified duration is a measure to percentage change. परसेंटेज चेंज को मेजर करने का तरीका है इन द इकोनॉमिक वैल्यू proposition that will occur given a small change in the level of interest. It reflects in a timing on size of the cash flow. Timing और size भी बताता है that occurs before the instrument's contractual maturity. Duration based weight can be used in a combination with a maturity repricing schedule, approximation of the change in a bank economic value that would occur given a particular change of interest. नेक्स्ट जो आता है स्पेसिफिकली एन एवरेज ड्यूरेशन इज एज्यूम्ड फॉर द पोजीशन दैट फॉल इनटू ईच टाइम बैंड. ठीक है, एवरेज ड्यूरेशन इज एज्यूम्ड फॉर द पोजीशन दैट फॉल इनटू द ईच टाइम बैंड. कहता है द एवरेज ड्यूरेशन आर देन मल्टीप्लाई करते हैं एंड एज्यूम चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट टू कंस्ट्रक्ट ए वेट फॉर ईच टाइम. इसी तरह कहता है इन सम केसेस डिफरेंट वेट्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पोजीशंस that fall within a time band, reflecting broad differences in the coupon rates and maturities. In addition, different interest rate changes are sometimes used for the different time bands, generally to reflect difference in volatility of interest rate. The weighted gaps are then aggregated across time bands to produce an estimate of change in economic value. ठीक है, अब यहाँ पे एक लिमिटेशंस है फ्रेंड्स. देखिए, limitations of the duration approach. Estimates derived from the standard duration approach may be provided provide an acceptable approximation of the bank exposure to changes in economic value for relatively non-complex banks. Estimates derived from the standard duration approach may provide an acceptable approximation of bank exposure to change in economic value for relatively non-complex banks. In addition, because such approaches typically use
and average duration for each time band. The estimate will not reflect difference in actual sensitivity of the position that can arise from the differences in coupon rate. Finally, the simplifying assumption that underlie the calculation of interest, इसका एक फॉर्मूला फ्रेंड्स होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम लोग उसको बाद में देखेंगे, मॉडिफाइड इक्वेशन का सारा उसी से समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है सिमुलेशन, होता है सिमुलेशन भी आपको है, मोंटे कार्लो सिमुलेशन है। देखिए सिमुलेशन का मेनी बैंक स्पेशली using complex financial instrument or otherwise having complex risk profiles employ more sophisticated interest rate measurement system than those based in a simple maturity pricing system. These simulation techniques typically involve detailed assessment of the potential effect of changes in interest rate on earning and economic value by simulating the future path. एक सिमुलेशन भी होता है, पहला होता है स्टैटिक सिमुलेशन। सिमुलेशन दो टाइप के होते हैं, पहला स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक मतलब एज नेम से ही एस्टैब्लिश है, द कैश फ्लो राइजिंग स्लोली फ्रॉम द बैंक करंट ऑन एंड ऑफ बैलेंस शीट पोजीशन आर असेस्ड। फॉर असेसिंग द एक्सपोजर ऑफ अर्निंग सिमुलेशंस एस्टिमेट द कैश फ्लो। सिमुलेशन किसको एस्टिमेट करता है? कैश फ्लो को, एंड रिजल्टिंग अर्निंग्स स्ट्रीम्स ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड are conducted based on the one or more assumed interest rate scenario. Typically, although not always, these simulations entail relatively चलिए स्टैटिक हो गया, उसको डायनेमिक देखिए, डायनेमिक क्या है। इन ए डायनेमिक सिमुलेशन अप्रोच द सिमुलेशन बिल्ड्स इन ए मोर डिटेल्ड assumption। किस पे बिल्ड होता है? ज़्यादा डिटेल assumption पर अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड एक्सपेक्टेड चेंज इन बैंक बिजनेस एक्टिविटी ओवर ए टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैप्चर एम्बेडेड। These are the more sophisticated techniques allow for dynamic interaction of the payments streams and interest rates. कहता है as and other approaches, the usefulness of the simulation-based interest rate risk management techniques depends on the validity of underlying assumptions about future interest rates and the behavior of bank and its customer and accuracy of basis methodology. Additional issues, में क्या है? One of the most difficult tasks when measuring interest rate risk is how to deal with those positions where behavioral maturity differs. अगर behavioral maturity differs कर रही है from the contractual maturity, तो उसमें क्या होगा? On the asset side, the balance sheet, such position may include mortgage and mortgage related सिमुलेशन। डायनेमिक सिमुलेशन जो है, इसमें मैंने देखा था हम लोगों ने, डायनेमिक सिमुलेशन क्या था? सिमुलेशन बिल्ड ऑन मोर डिटेल एजम्पशन, ज़्यादा डिटेल एजम्पशन पे था अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड एक्सपेक्टेड चेंज इन बैंक बिजनेस एक्टिविटी ओवर ए टाइम। यहाँ पे एक्सप्लेटिस देखिए, तो देन मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स अलाउ फॉर डायनेमिक इंटरेक्शन ऑफ द पेमेंट स्ट्रीम्स एंड इंटरेस्ट रेट्स एंड कैप्चर द इफेक्ट embedded or explicit options of the book. As with the other approach, the usefulness simulation based, ये हम लोग पढ़ चुके थे ना। एडिशनल इशू देख रहे थे, थोड़ा एक बार देखिए, फिर से मैं वहीं चला गया। एडिशनल इशू में क्या था? measuring interest rate risk, how to deal those positions where behavioral maturity differs। so behavioral maturity differs हो रहा है from the contractual maturity। तो क्या है इसमें? uncertainty surrounding, ठीक है। इन जनरल डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द प्रीपेमेंट। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट आपका डिक्लाइन हो रहा है तो क्या होगा? प्रीपेमेंट ज़्यादा शुरू हो जाएगा। एज बोरो रिफाइनेंस देयर लोन्स एट लोअर यील्ड्स। इन कॉन्ट्रास्ट, व्हेन इंटरेस्ट रेट राइज अनएक्सपेक्टेडली, प्रीपेमेंट्स रेट टेंड टू स्लो डाउन, लीविंग द बैंक विद द लार्जर देन एंटीसिपेटेड वॉल्यूम्स। अब देखिए स्ट्रेटजी फॉर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट। स्ट्रेटजी क्या आनी चाहिए?
यहाँ पर देखिए, रिड्यूस interest rate risk management process should begin with a strategy which changes the bank interest rate assets sensitivity by altering various components of the balance sheet. The actual management of the bank assets and liability focuses on the controlling of the gap between the rate sensitive assets and the asset sensitive liability. ठीक, इससे ये ना यही हमारा रिड्यूस अभी इसमें देता है, द बैंक have been following various balance sheet strategy to limit the shocks of the interest rate volatility. फॉलोइंग स्ट्रेटजी पर क्या है बैंक को काम करना चाहिए? पहला क्या है, रिड्यूस एसेट सेंसिटिविटी, एक्सटेंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज मैच्योरिटीज, इंक्रीज पोर्टफोलियो रेट डिपॉजिट्स, इंक्रीज फिक्स रेट लेंडिंग, फिक्स रेट पर लेंडिंग आगे करना है, सेल फ्लोटिंग रेट्स रूल्स, इंक्रीज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, इंक्रीज लॉन्ग टर्म लेंडिंग्स। ठीक है, ये करना होगा। अब ये तो हो गया हमारा रिड्यूस एसेट सेंसिटिविटी करने के लिए, सेंसिटिविटी। लाइबिलिटी सेंसिटिविटी के लिए क्या करना होगा, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो मैच्योरिटीज, इंक्रीज पोर्टफोलियो रेट लेंडिंग्स, इंक्रीज लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, इंक्रीज शॉर्ट टर्म लेंडिंग्स। Basic balance sheet strategy to alter bank interest rate exposure is to affect changes in the portfolio composition. Any variation in portfolio potentiality alter NII. कोई भी वेरिएशन होगा तो NII हमेशा डायरेक्टली NII पे इफेक्ट करेगा. A liability sensitivity situation can be tackled by the pricing more loans on floating rate basis or shortens maturity and investment securities. The other options available to bank for managing interest rate risk are, कुछ options भी हैं, match long term assets preferably with the non interest bearing liabilities, match repriceable assets with the similar price repriceable liability, use forward rate agreements, swaps, options, financial futures to construct systematic securities and thus hedge against any exposure rate. Maturity mismatch is accentuated by the proliferation of the performing assets एंड लोन रिनेगोशिएशन। तो ये कुछ अदर्स ऑप्शंस है जिससे आप इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। कंट्रोल एंड सुपरविजन कौन करेगा? यहाँ देखिए क्या कह रहा है, एन इफेक्टिव सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल फॉर इंटरेस्ट रेट रिस्क इंक्लूड्स a strong control environment, an adequate process for identifying the evaluating risk, the establishment of control activities such as policies, procedures, and methodology, adequate information system, continual review of the adherence of established policy. Sound interest rate risk management practice क्या है? Sound interest rate risk management involves the application of four basic elements. Four basic elements है in the management and assets liability notice. Well, appropriate board and senior management oversight, adequate risk management policy and procedures, appropriate risk measurement, monitoring and control functions, comprehensive internal control and independent audits. अभी देखिए बोर्ड जो है ना, बोर्ड लेवल पे ही होता है सारा काम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइड द इंटरेस्ट रेट रिस्क, बोर्ड ही देखता है, बोर्ड अपॉइंट करता है, बोर्ड in order to carry out the responsibility, the board of directors in a bank should approve a strategy of a policy and respect the interest rate risk management and ensure that senior management takes the steps to necessarily monitor, control these risks consistent with the approved strategy of the policy. Senior management में क्या होगा? Senior management must ensure that the structure of the bank business at the level of interest rate it is effectively managed, that appropriate policies and policy procedure are established to control and limit the risk and the resources available for the controlling interest rate. Senior management is also responsible for maintaining क्या? Appropriate limit of risk taking, adequate systems and standard of measuring risk, standards for valuing position and measuring performance, a comprehensive interest rate risk reporting, interest rate management, review process, and effective internal controls. RBI की draft guidelines on interest rate risk in a banking book
where changes in market interest rate affect the bank financial position, IRR, ठीक है. The changes in interest rate impact the bank earning through changes in its net NII and also impact market value of equity or net worth through changes in economic value of the rate sensitive assets liabilities. ये सब क्या है, सारे जो है NII पे अफेक्ट करते हैं, कहीं भी चेंजेस आए. अब interest rate risk in banking book refers to the current or proactive risk to the bank capital and earning arises from the adverse movement in the interest rate that affect banking book position. Capital requirement for interest rate risk. Capital requirement for interest rate risk में क्या कहता है, बैंक are required to compute capital requirement for interest rate risk in a trading book position and the resultant risk weighted assets are added to the bank total risk weighted assets as a part of the pillar 2 so 3 capital. Finance guidelines for IRRB IRRB IRRBB, ठीक है. IR IRRB मतलब इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंकिंग इनहेंस गाइडलाइंस का गवर्नेंस ये दिया हुआ है, थोड़ा देख लेंगे आप. क्लियरली डिफाइंड रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ नेचर्स, क्लियरली डिफाइंड प्रोसीजर्स, सिस्टम्स फॉर प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट्स, अटेंशन एक्सप्लेनेशंस, ठीक है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द IRRB इनहेरिटेंट ऑल प्रोडक्ट एंड एक्टिविटीज. मेजरमेंट क्या कहता है, IRRB and its impact on economic value and earnings of the banking book. Internally selected interest rate shock scenario addressing the bank risk profile according to the policy and internal capital adequacy process. Historical and hypothetical interest rate risk scenario बनाना है which tend to be more severe, ordinary, normal shocks, the 6 prescribed interest rate shocks. Need for specific requirement of IRRB. Basel Committee on Banking Supervision 16 analyzed the standard on interest rate risk in banking book with a target to implementation of the bank 2018 in order to promote global consistency, transparency and comparability of IRRB with the global banks. ठीक है. It is considered appropriate to require bank to IRRB separately and disclose the based on the BCBS standards. फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा यही क्लोज होता है. लेटेस्ट सम अप में देख लीजिए कितने टाइप के रिस्क होते हैं, गैप, बेसिक्स, NII, एम्बेडेड, यील्ड कर्व, प्राइसिंग, रीइन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट रेट रिस्क मेजरमेंट टेक्निक्स इंक्लूड में कौन कौन सा है, रिप्रेसिंग, गैप एनालिसिस, ड्यूरेशन और सिमुलेशन. स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले रिड्यूस करना है सेंसिटिविटी को, एसेट्स को. इसके लिए क्या करना होगा, एक्सटेंड करना होगा. इन्वेस्ट portfolio maturity, increase floating rate deposit, increase fixed rate lending, sell floating rate, increase short term borrowing, increase long term lending. Reduce liability sensitive को, reducing investment portfolio maturities, increase floating rates lending, increase term loan deposit, increase short term lending in other options of risk. Keywords फ्रेंड्स आप देख लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है गैप रिस्क, बेसिस, एम्बेडेड, यील्ड कर्व, एम्बेडेड लॉसेस. बाकी आप प्रोसेस देख लेंगे अपनी. ओके फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहीं पे सम अप होता है. अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. एक बेल आइकन भी होती है, आप इसको थोड़ा प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा.
आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग यूनिट 19 करेंगे, सॉरी 13 करेंगे, मॉड्यूल डी का। उसके बाद फिर हम लोग मॉड्यूल बी पे आएंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए थैंक यू।